हेलो फ्रेंड्स, आइए अगले क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है, तो होने वाला है वेपर प्रेशर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सॉल्युबिलिटी पढ़े थे। सॉल्युबिलिटी में हम लोग क्या पढ़े थे? सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड पढ़े थे, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड में लिक्विड पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने क्या देखा था? हेनरीज लॉ देखा था। हेनरीज लॉ के सारे एप्लीकेशन हम लोगों ने देखे थे। आज के क्लास में जो हमारा होने वाला है वेपर प्रेशर होने वाला है। तो आइए वेपर प्रेशर को समझते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए क्या करना होगा? हम क्या करते हैं, एक सेटअप तैयार करते हैं। यहाँ पे एक हम सेटअप तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने एक सेटअप तैयार कर दिया है, देखिए सेटअप तैयार कर दिया है। और हमने इसमें क्या कर दिया है? लिक्विड रख दिया। ये जो आपको दिख रहा है मोलिक्यूल, वो लिक्विड के मोलिक्यूल है। ठीक है, ये लिक्विड के मोलिक्यूल है, ये लिक्विड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये जो लिक्विड है वो कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड। अब वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है? ऐसा लिक्विड जो आसानी से क्या हो, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। अब मैंने क्या कर दिया, यहां से एक सेटअप तैयार किया, मैनोमीटर लगाया हमने यहाँ पे हमने क्या लगाया? मैनोमीटर लगाया। हमने यहाँ पे मैनोमीटर लगाया, मैनोमीटर लगा दिया। फिर हमने क्या कर दिया, इस मैनोमीटर में हमने फिलअप किया था। क्या फिलअप किया था? यहाँ पे मैं नोजल लगा देता हूँ। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखिए, इसमें मैंने रख दिया एच जी। एच जी रख दिया, यहाँ पे मैंने एच जी रख दिया। ये मैंने क्या कर दिया, एच जी इसमें फिल कर दिया। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या? मैं इस नोजल को हटा रहा हूं, इस नोजल को मैं हटा रहा हूं। हटाने के बाद क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, देखिएगा। हटाने के बाद यह ऑब्जर्व किया गया कि ये जो है क्या हुआ, इधर से कुछ नीचे आ गया था इधर, और इधर इनके कुछ लेवल क्या हो गए थे, ऊपर बढ़, इनके लेवल कुछ ऊपर बढ़ गए। और जो लेवल बढ़ाया मैं उसको दे देता हूँ एच नाम से, यानी हाइट एच। ठीक है, ये प्रेशर मेजर करने वाला है। ठीक है, मैनोमीटर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? मैनोमीटर। ये मैनोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। हमें क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। जब ये बंद था, जब ये बंद था, नोजल क्लोज था, तो हमने इसका लेवल देखा था, ये दोनों लेवल आपस में क्या थे? इक्वल थे। तो अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों ऐसा, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो ऑब्वियसली पहले जब तक बंद था तब तक कोई इफेक्ट नहीं था, दोनों ये लेवल क्या थे? आपस में बराबर थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही नोजल यहाँ पे हटाए, जैसे ही यहाँ पे क्या किए, नोजल हटाए, नोजल हटाने के बाद आखिर में कुछ न कुछ इधर से आया होगा और इस पे प्रेशर लगाया होगा, कुछ न कुछ प्रेशर लगाया होगा। तभी तो ये जो एच जी है, ये जो दिख रहा है ना, इसमें मैंने क्या फिल किया था? एच जी फिल किया था। वो इधर डाउन हुआ, इधर अपसाइड गया, इतना हाइट दिया। तो इधर से कुछ ना कुछ यहाँ से आ रहा है और प्रेशर लगा रहा है। अब हमें ये पता है कि ये लिक्विड कैसा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये किस में जाएगा? वेपर के फॉर्म में जाएगा। तो कैसे जाएगा? यहाँ पे देखो, ये वेपर के फॉर्म में आ गया। तो मैं वेपर को कुछ ऐसे बनाता हूँ, ये सारे वेपर, सारे वेपर हैं। ये वेपर इधर आया, इधर आया, ये वेपर इधर आया, इधर आया, और इस पे क्या किया? प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से इधर हमें इतना हाइट देखने को मिला। अब वो हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि ये वोलेटाइल है, ये वेपर में जा रहा है, इसी के वेपर इस पे क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाइट हमें मिल रहा है। अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जब हम क्या करते हैं, एक ओपन कंटेनर ले लें, यहाँ पे हम क्या कर ले? ओपन कंटेनर ले लेंगे। हमने ओपन कंटेनर लिया है,
और ये वोलेटाइल लिक्विड है। तो हम अगर इसको वोलेटाइल लिक्विड को लेते हैं, ओपन कंटेनर में लेकर छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एवोपरेट हो जाएगा। टोटल एवोपरेट हो जाएगा। हो सकता है कुछ घंटों में या कुछ दिन में ये पूरा कंटेनर क्या हो जाए, खाली हो जाए। यानी सारे मोलिक्यूल क्या हो गए, एवोपरेट हो गए, सारे मोलिक्यूल एवोपरेट हो गए। अब हमारे दिमाग में या आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि अगर ये वेपर में जा रहा है, अगर ये वेपर में जा रहा है तो कंटिन्यूअस वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर कंटिन्यूअस वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए तो ये चीजें जो है ना, ये और प्रेशर लगाना चाहिए, इसमें हमारा क्या होना चाहिए, इसका और ज्यादा वेपर बढ़ना चाहिए, और ज्यादा वेपर बढ़ना चाहिए, और ये और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, और ये और ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें वोलेटाइल लिक्विड डाले हैं, वोलेटाइल लिक्विड डाले हैं, तो ये सारे वेपर में कन्वर्ट होंगे, सारे वेपर में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो एक समय के बाद ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं और ये क्या होता है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज ये केवल वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो ये जो कंटेनर है क्या हो जाता, ब्लास्ट कर जाता, फट जाता। यानी इनके बीच में एक समय पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। यानी एक समय ऐसा आता है इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वेपर और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो है वो क्या होते हैं, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लेते हैं। जिस रेट से ये वेपर में जाता है उसी रेट से ये वेपर से किस में आता है, लिक्विड में आता है। तो होता कैसे होगा, आइए इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये जो चीजें दिख रही है इसी को हम वेपर प्रेशर, इसी के रीडिंग से हम बोलते हैं कि ये जो हाइट आ रही है वही हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। खैर हम इसकी बात करेंगे अभी। देखो हो क्या रहा है, या तो इसको पूरा वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए, ये खूब ज्यादा वेपर बनाएगा, खूब ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा नहीं देखा गया। देखा गया कि इतनी हाइट पे ये रुक गया, इतने पे रुक गया, इतने पे रुक गया। यानी क्या रीजन हुआ होगा, क्या अब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे, हो रहे होंगे। क्या हो रहा होगा, देखिए ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो वेपर में जा रहे हैं, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको वेपर में जा रहे हैं, और इनको बोला जाएगा क्या, एवोपरेशन, एवोपरेशन। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्यों कांस्टेंट हो गया यहाँ पे आके। अब इसका मतलब जिस रेट से ये गया उसी रेट से जो वेपर के मोलिक्यूल, जो वेपर मोलिक्यूल है वो कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेंगे, मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद वह मोलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, वह मोलिक्यूल क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। जब वो एनर्जी को लॉस करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है, तो वो फिर किस में आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है। उसी तरह ये जितने वेपर दिख रहे हैं ये जिस रेट से इसमें गया उसी रेट से इनके मोलिक्यूल, जो वेपर के मोलिक्यूल हैं आपस में और कंटेनर के वॉल से कोलाइड किए, और कोलाइड करने के बाद ये फिर से कहाँ आ गए, लिक्विड में, लिक्विड में आ गए। और इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, इसे बोलेंगे कंडेंस, इसे बोलेंगे कंडेंसेशन, इसे बोलेंगे एवोपरेशन। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, जिस रेट से गया उसी रेट से कंडेंस हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वेपर के मॉलिक्यूल हमेशा कोलिजन करेंगे एक दूसरे से, वॉल से, अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, कंडेंस होगी। ये क्या होंगे, वेपर में जाएंगे, ये आएंगे। जिस रेट से ये जा रहा है उसी रेट से ये आ रहा है। यानी ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वेपर और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड वो हमेशा क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लेंगे। यानी ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये वैल्यू और ये वैल्यू जब कांस्टेंट हो गया तो ये हाइट अब और अधिक नहीं बढ़ेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड एंड वेपर। ठीक है, लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम पे वेपर द्वारा जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जो चीजें मैंने बताया उसको मैं लिखवाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसको हटाऊंगा। हाँ एक चीज और, एवोपरेशन, एवोपरेशन की मैं बात कर लूं थोड़ा सा।
एवोपरेशन की मैं बात कर लूं, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे मोल, आपको पता है, क्या पता है, तो लिक्विड मोलिक्यूल के पास भी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं होती है? गैस के पास ज्यादा होती है, लिक्विड के पास उससे थोड़ी कम होती है, सॉलिड में और कम होती है। अगर मैं कहूँ इसको मार्किंग कर लिया जाए, इसको मार्किंग कर लिया जाए, इस पे नेट फोर्स देखा जाए, इस पे नेट फोर्स देखा जाए, चारों तरफ से नेट फोर्स देखा जाए, इसका नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट इक्वल टू जीरो होगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो। यानी इस पे देखा जाए एफ नेट इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या होता है? बैलेंस्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये बैलेंस्ड मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे देखो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, उनको सिर्फ कहां से अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है? डाउन साइड से या बगल से, यहाँ से ये डाउन साइड से, 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 डाउन। बट अप साइड से इन्हें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा। तो होता क्या है, इन मोलिक्यूल में एक कोलिजन के ड्यूरेशन, कुछ मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि जो सफिशियंट होती है, जो ये अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है वह तोड़ देती है और कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? इम्पटी स्पेस में, यानी एवोपरेट हो जाती है, एवोपरेट हो जाती है सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से। सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से इनके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा कि जिससे बैलेंस हो। अब नीचे वाले जो दिख रहे हैं वो बैलेंस है, इसीलिए जब ऊपर वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, तो इनके बीच का ये जो नीचे वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एवोपरेशन, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा लिक्विड क्या होता है? वेपराइज होता है, उसे एवोपरेशन बोलते हैं। तो आइए इन सारी चीजों को हम एक स्टेटमेंट में कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं, सबसे पहले बात करता हूं एवोपरेशन की। अगर मैं बात करूं एवोपरेशन की, तो एवोपरेशन की जब मैं बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लाइक गैसेस, लाइक गैसेस, लिक्विड मोलिक्यूल, molecule also have certain kinetic energy at a given temperature, ठीक है? एक गिवन टेम्परेचर पे लिक्विड मोलिक्यूल के पास भी क्या होता है? क्या होता है? सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है? सो सो द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड liquid present at surface, if they sufficient kinetic energy, they can break, they can break force, force of other molecule, other molecule, and and convert into and escape into and escape into empty space, empty space, empty space, and get convert into vapors,
vapors. This process is called evaporation. इसे ही हम क्या बोलते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। मैंने वही लिखा है जो चीजें मैंने यहाँ पे बताया। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया जो लिक्विड मोलिक्यूल होते हैं उनके पास सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है, और क्या होता है अगर उनके पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो क्या करते हैं? सरफेस के मोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके इम्पटी स्पेस में चले जाते हैं, और इम्पटी स्पेस जाने का मतलब कन्वर्ट होते हैं किसमें? वेपर्स में। और इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं। मैं इनको हटाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एक बार देख लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ और ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ एवोपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा? जो एवोपोरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, एवोपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है। ये कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। दैट इज, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे और सरफेस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। एवोपरेशन increases with increase in temperature as fraction of Q with high kinetic energy increases increases। और होता क्या है? अगर टेम्परेचर आप देते हो, पहली बात तो सरफेस फिनोमिना है। क्या सरफेस फिनोमिना है? एवोपरेशन। सरफेस पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सरफेस बड़ा होगा आपका मोलिक्यूल उतना ही ज्यादा एवोपरेट होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो एवोपरेशन भी कम होगा। सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या है? एवोपरेशन जो होता है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल विद हाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। और जो मोलिक्यूल का होते हैं उनका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बढ़ने लगता है टेम्परेचर के साथ। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं, और हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन की बात करते हैं। क्लोज्ड कंटेनर ऑफ लिक्विड will collide with walls of container and will get convert into
लिक्विड causing condensation, causing condensation, causing condensation। क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कंटेनर होता है उनके अंदर जो वेपर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कंडेंसेशन के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये जो मान लीजिए हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, ये किस में गए, वेपर में गए, वेपर में गए, और ये वेपर जो है, वेपर मॉलिक्यूल, ये सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं, सरफेस के वॉल से, कंटेनर के सरफेस से क्या कर रहे हैं, वॉल कोलाइड कर रहे हैं, वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड होने के बाद अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, और किसमें, लिक्विड में आ रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है ये क्लोज कंटेनर नहीं होगा। इन क्लोज कंटेनर वेपर ऑफ लिक्विड विल कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर and will get convert into liquid, causing condensation, causing condensation। ये जो क्लोज कंटेनर में लिक्विड के वेपर्स हैं वो वॉल से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, किसके वॉल से कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करते हैं कंटेनर के वॉल से, और क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास एक कंटेनर है और सपोज करिए कि ऊपर का पूरा स्पेस क्या है, एम्प्टी, या अभी उसमें कुछ नहीं है, तो क्या वेपर अपने आप लिक्विड में आ जाएगा, पहले लिक्विड वेपर तो बने, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, केवल वेपर बनेंगे, केवल वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे। जब ये पूरा भर जाएगा तब वेपर मोलिक्यूल क्या करेंगे, वॉल से कोलाइड करेंगे, फिर क्या होंगे, फिर क्या होंगे, लिक्विड में आएंगे। यानी इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली मैं बात करूं, इनिशियली जो रेट है, रेट किसका, एवोपोरेशन का, रेट किसका, एवोपोरेशन का, वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये पूरा स्पेस खाली होता है, तो कंडेंसेशन बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही होता है। पहले ये क्या होता है, पहले क्या होता है, एवोपरेट होता है। इनिशियली रेट ऑफ एवोपरेशन, एवोपोरेशन क्या होता है, ग्रेटर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से क्या होता है, ग्रेटर होता है। वही एट इक्विलिब्रियम पे बात कर ले, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की मैं बात कर लूं, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों, ये जाएगा जितना उतना ही, इधर से जाएगा उतना ही आएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एवोपोरेशन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, ये तो कहानी हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या लेने वाले हैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर molecule of liquid over its surface, over its surface, surface at इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हैं ना, किसके बीच में हो रहा है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन, मैं लिख दे रहा हूं, लिक्विड एंड वेपर, वेपर कॉल्ड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कॉल्ड वेपर प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब हम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं इसको हटाता हूँ, इधर देख लो, मैं हटाता हूँ इसको, मैं हटाता हूँ इसको, हटाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखें,
वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर प्रेशर इज नॉट सरफेस फिनोमिना सरफेस फिनोमिना फिनोमिना ये सरफेस फिनोमिना है, नहीं है, सॉरी, सरफेस फिनोमिना नहीं है। दैट इज इट डज नॉट depends on it does not depends on पहला of liquid molecule, दूसरा shape and size of container। ध्यान से देखना है, हमारा वेपर प्रेशर हर लिक्विड के लिए, मतलब हर लिक्विड के लिए, जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात करें, उसके लिए चाहे कितना भी ज्यादा अमाउंट वाटर ले लो, उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप कंटेनर का साइज छोटा कर लो, बड़ा कर लो, वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है और इसमें मैंने लिया है 10 ml वाटर, 10 ml वाटर, तो ये वाटर है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें आएगा, जिस रेट से ये जा रहा है उसी रेट से ये आ रहा है। वही आप एक बड़ा कंटेनर ले लो, बड़ा कंटेनर ले लो, बड़ा कंटेनर ले लो, जिस रेट से ये जाएगा उसी रेट से ये आएगा। कुछ दिखाई दे रहा है, जिस रेट से ये जा रहा है उसी रेट से ये भी आ रहा है, जिस रेट से ये जा रहा है उसी रेट से ये भी आ रहा है। छोटे वाले कंटेनर में भी सेम प्रोसेस हो रहा है, बड़े वाले कंटेनर में भी सेम प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों लिक्विड, अगर दोनों वाटर है तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर दोनों दूसरा कोई लिक्विड है, सेम लिक्विड है, ये भी, तब भी इनका क्या होगा, वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनका रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवोपरेशन दोनों सेम है, इसीलिए इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अमाउंट पे नहीं डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटाऊंगा। अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से देखने को, इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन पहला नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड इट मीन्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो वेपर प्रेशर होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान से देखिएगा, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो वेपर प्रेशर होगा वह इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इसमें ये लिक्विड है सारे, अगर इनके बीच का इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर इनके बीच का इंट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आगे की बात करूं दूसरा की, दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो टेम्परेचर है। ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के साथ भी ये क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़। तो ये जो हमारा कहानी था वो वेपर प्रेशर का था, एवोपरेशन का था, कंडेंसेशन का था, जो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मैं इसको हटाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। आइए हम अभी क्या पढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ
सॉल्वेंट या लिक्विड मोलिक्यूल, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा हमने क्या बताया था, टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ लिक्विड मैंने बता दिया था, अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे। दूसरी चीजें हमने क्या बताया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आइए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में कुछ वेरिएशन देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर देख रहे हैं तो क्या होगा, फाइनल मुझे एक इक्वेशन बाद में मिलेगा, जिस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या बोला जाएगा, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। तो सपोज करिए कि ये हमारे पास एक्स लिक्विड है और मैंने क्या किया, इसको डेल्टा एच वेपराइजेशन किया, तो एक्स गैस, एक्स गैस, एक्स गैस। मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, मैं इसके वॉल्यूम को लिख रहा हूँ VL, इसके वॉल्यूम को मैं लिख रहा हूँ VG। अगर मैं कहूँ एट सेम कंडीशन, जो हमारा डेल्टा V है क्या हो जाएगा, VG माइनस क्या हो जाएगा, VL। क्या हो जाएगा, VL। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू जो है बहुत छोटी है, तो हम लिख देंगे VG की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये लिक्विड है और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू वी लिक्विड। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, PV इक्वल टू nRT। तो हम n को मान लेते हैं 1 मोल। देन आप क्या लिख सकते हो, V की वैल्यू, इस P को उधर उठाकर कर दो, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT अपान P हो जाएगा, RT अपान P हो जाएगा। ध्यान से देखिए। अब हम अगर आगे चले तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने लिक्विड वॉल्यूम के केस में मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू एस वी डी पी माइनस एस डी टी। याद आ रहा है, ये वेरिएशन याद आ रहा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को यूज किया गया था, उससे निकाला गया था। अब देखो, अगर मैं कहूं यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा जो ये टर्म दिख रहा है वो किस पे दिख रहा है, इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है। और इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है या डीजी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, 0 एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। देन हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं उठाकर इधर लिख दूं, माइनस एस, माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एस डी पी, और ये हो जाएगा बी डी पी। अब हम ये जो चीजें देख रहे हैं एक रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, तो हम एंट्रोपी में क्या लिखेंगे, एंट्रोपी के लिए क्या लिखेंगे, एंट्रोपी के लिए लिखेंगे चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे हम लिख देते हैं और एक काम करते हैं, एक काम कर देते हैं, हम इनको उठाकर एक तरफ सेंड कर देते हैं। मान लीजिए dt को मैं उधर भेज दे रहा हूं और v को मैं इधर भेज देता हूं, तो b की जगह पे करना क्या है, डेल्टा v रखना है, s की जगह पे क्या रखना है, s की जगह पे रखना है डेल्टा s। देन आपको क्या मिलेगा, मैं इसको उठाकर इधर भेजू तो ये बनेगा dp अपान dt, बन गया। है, एस को मैंने उधर भेजा, एस को क्या बनाना है, डेल्टा एस बनाना है, वी को क्या बनाना है, डेल्टा वी बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने इसको इधर भेजा, इसको मैंने इधर भेजा, तो ये एस लिख दिया डेल्टा एस और ये वी आ गया तो डेल्टा वी आ गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। अब हम आपसे कहें यहाँ पे कि आपको एक थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन पढ़ाया गया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू हो जाएगा 0। देन हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपान क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। क्या हम इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये मिल गया dp अपान dt, और ये डेल्टा एस की जगह पे क्या लिखना है, देखो तो डेल्टा एच अपान टी, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच अपान टी। टी हो गया, टी के साथ ये नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा। अब देखो v की वैल्यू क्या निकाले थे, आर टी अपान पी, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे dp dt,
और ये आ जाएगा डेल्टा एच टी, और ये आ जाएगा आर टी, और ये आ जाएगा टी। ये पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये डी पी अपान डी टी, और ये पी आ गया तो पी डेल्टा एच, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर, आर टी। ये जो होता है यही हमारा क्या होता है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है। बट इसको यूज जब करना होता है तो हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन करेंगे तो एक वैल्यू मिल जाता है, जो उसी से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, जो आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्या इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद देखिए क्या मिलता है हमें, वो हमारा जो होगा इक्वेशन, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशियंट होता है। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूं, इसका वेरिएबल सेम करूंगा, इसको मैंने उधर पे उठा कर भेज दिया, तो मैंने लिखा डी पी, और ये हो गया पी, और ये लग गया P1 से P2 तक। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेल्टा एच कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और मैं लिख देता हूँ डेल्टा एच अपान आर, और ये हमारा आ गया 1/t², 1/t²। इंटीग्रेशन करना है T1 से T2 तक, और इसका जो dt उधर गया है वो dt लगा देंगे। अब ध्यान देंगे, इसका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इसका क्या आएगा, ln p, और आ जाएगा T1 से T2 तक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एच आर आ जाएगा, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा एच अपान आर, और ये आ गया हमारा क्या, माइनस माइनस 1/t, और ये क्या हो जाएगा, T12, और ये हो जाएगा T2। फाइनल अगर इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, लॉग के साथ ले लेते हैं, लॉग ले लिए तो ln की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T2/T1, ठीक है। और ये मैंने 2.303 को मैंने इधर भेज दिया, डेल्टा एच अपान 2.303 आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये जो हमारा है क्लासियस क्लैपेरॉन का डेरिवेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन का डेरिवेशन है। तो यहां तक हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर खत्म होता है। और अब हम आगे मिलेंगे, और अगले क्लास में हम राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।